दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल MCS से बस्ती में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले दिनों एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलकी के चैप्टर्स को हम लोगों ने सॉल्व किया। 2 टेस्ट पेपरों में लगभग 40 और 50 की श्रृंखला में 2 टेस्ट पेपर हम लोगों ने दिए और जिसके माध्यम से हम लोगों ने टोटल जितना भी हो सकता था, क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए थे उनको लेकर के हम लोगों ने आधार बनाए और आशा है कि आप लोगों को एस्ट्रोनॉमी के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हुई होगी और कुछ नई चीज़ें जानने का भी अवसर आपको मिला होगा। इसी क्रम में दोस्तों, आज हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा देखेंगे और भी चीज़ों के बारे में, विषु वगैरह के बारे में, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और जानते हैं कि पृथ्वी के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अक्षांश रेखाएँ देशांतर रेखाएँ किस का क्या रोल है और कितने अक्षांशों में विभक्त है, ये तमाम सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे। कितने देशांतरों में विभक्त है, किस देशांतर का क्या महत्व है, ये तमाम सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज, ठीक है दोस्तों। तो आइए कुछ देखते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था, आज आपको फिर बता रहे हैं कि आज़ादी महोत्सव जो 75वां आज़ादी महोत्सव, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है दोस्तों। आज़ादी के अमृत महोत्सव जो पर्व मनाया जा रहा है, इस उपलक्ष्य में आपकी एकेडमी भी कुछ इस तरह की स्कीम्स के साथ में आप लोगों के सामने आई है, जिसमें आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं वे लोग अगर बड़ी फ़ीस दे करके एडमिशन नहीं लेने की क्षमता उनके अंदर है या किन्हीं कारणों से वो बाहर नहीं जा सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं और इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। कोर्स की जो फीसेज़ हैं वो काफ़ी कम कर दी गई हैं। 70,000 की फ़ीस मात्र 18,000 रुपये में है ये, लेकिन आपको याद रहे कि ये 15 अगस्त तक ही मात्र है। इसके बाद अगर कोई एडमिशन 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में लेता है तो उसकी फ़ीस आपको 24,000 रुपये देनी होगी, यानी 2,000 रुपये प्रति माह की दर से आपकी फ़ीस ली जाएगी। और अगर 15 अगस्त तक लेते हैं तो मात्र 1,500 रुपये प्रति माह की दर से आपको फ़ीस देनी होगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर इसके बाद आप सितंबर महीने में लेंगे तो आपकी जो फ़ीस है वो 50% फ़ीस आपको सबमिट करनी होगी, 50% फ़ीस जमा करनी होगी और उसमें आपको 3,000 रुपये प्रति माह देना होगा और 36,000 रुपये कुल टोटल कोर्स की फ़ीस होगी। तो आप लोग जल्दी अगर जुड़ना चाहते हैं और अपने करियर को एक सही दिशा देना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़िए और इस स्कीम का फ़ायदा लीजिए। और ये जो अमृत महोत्सव 75वां जो है आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी उपलक्ष्य में एकेडमी के द्वारा ये दी जा रही है। तो आप लोग अपनी आज़ादी को और सुदृढ़ करिए, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़िए और जुड़िए एकेडमी से, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पहला है, एक स्थान जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है, ठीक है। एक स्थान की जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है, देखिए अक्षांश देशांतरों से पे बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक स्थान की सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है। देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अब फिर चर्चा करते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है क्या। एक अक्षांश की सही अक्षांशीय स्थिति क्या हो सकती है, ये आपको देखना है। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में आप जानते हैं कि ग्लोब पर 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। हालांकि 90वां जो अक्षांश होता है, ये इधर से इधर जो खींची जाती है दूरी, ठीक है, वो आपकी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के 90 यहाँ होती है और 90 इधर होती है, ठीक है। तो इस तरह से कुल टोटल देखा जाए तो 181 हो जाती है रेखाएं। लेकिन दोस्तों, चूँकि ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ की जो बिंदु होता है, ये एक बिंदु के रूप में लेते हैं। तो रेखा जो है मूल रूप से मानी जाती है 79 इधर मानी जाती है और 79 इधर मानी जाती है, ठीक है। और 79 इसे माना जाता है और 0 को एक रेखा माना जाता है। तो इस स्थिति में आपकी स्थिति क्या हो जाती है, 2 रेखाएं कम हो जाएंगी। 181 से 2 रेखाएं अगर कम हो जाएंगी आपकी तो 179 रेखाएं मानी जाती हैं मूल रूप से। और बिंदु को भी आधार लेंगे तो 181 हो जाएगा, ठीक है, 181 यानी 181। अन्यथा की स्थिति में रेखा लेंगे, क्योंकि ये दोनों बिंदु हो जाते हैं, पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक बिंदु हो जाते हैं। इस नाते से रेखा में सबमिट नहीं किया जाता है। लेकिन कुल अगर रेखाओं के अगर सिंबल देखेंगे तो इतना ही हो जाएंगे। लेकिन रेखा कहते हैं यानी बिंदुओं को रेखा कोण पूछेगा अगर दोस्तों, तो कोण में देखेंगे तो 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, इस एंगल से लेंगे और 0 डिग्री को भी लेंगे तो 181 कोण बन जाते हैं, ठीक है। और अगर रेखा की बात करेंगे तो 179 हो जाएगा, ठीक है। अब बात क्या करते हैं कि इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बात पूछ रहा है।
ठीक है। तो उसमें कह रहा है 91 डिग्री उत्तर, तो ये बताइए क्या संभव है 91 डिग्री, क्योंकि 90 तक है तो ये तो संभव ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। पूछा दूसरा कह रहा है 45 डिग्री पूर्व, तो पूरे 45 डिग्री पूर्व कैसे हो सकता है दोस्तों, नॉर्थ और साउथ में ही अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। कह रहा है 45 डिग्री दक्षिण, 45 डिग्री दक्षिण, तो देखेंगे आप इसमें से जो रेखा आपकी 45 डिग्री दक्षिण की आ रही है, इस रेखा में यदि आप देखेंगे ये रेखा, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आती रहती है रेखा। तो यहाँ पर 91वीं जो रेखा आपकी होगी, मतलब ये हो सकती है रेखा, ये 91 डिग्री पश्चिम वाली जो रेखा होगी ये संभव नहीं है, तो ये नहीं हो सकती है, यानी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, 45 डिग्री पूर्व भी नहीं हो सकता है, दक्षिण या उत्तर में ही जो रेखा होगी वही होगी। इस नाते करेक्ट आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है, ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है। अब देखिए बृहद वृत्त क्या होता है दोस्तों, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो रेखाएं खींची जाती हैं, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं, यानी सभी देशांतर रेखाएं, ये सभी क्या रेखाएं कौन सी हैं, देशांतर रेखाएं, ये सभी देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखाओं की संख्या जानते हैं आपकी 360 होती है, 360 देशांतर रेखाएं हैं। और एक जो आपकी अक्षांश रेखा जो खींची जाती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये भी सबसे बड़ी जो है बृहद वृत्त का निर्माण करती है, सबसे बड़ा मतलब दीर्घ वृत्त का निर्माण करती है। और ग्लोब में सबसे बड़ा जो वृत्त होता है वो विषुवत-रेखीय वृत्त होता है। तो 360 वृत्त ये बनते हैं और एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा का वृत्त बनता है, तो उस तरह से 361 दीर्घ वृत्त बनते हैं पूरे ग्लोब में। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है, तो विषुवत रेखा बृहद वृत्त है, बिल्कुल है। मुख्य देशांतर रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, बिल्कुल है, ये भी है। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये है कि नहीं है आपको बताना है। फिर आगे देखिए 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, देखिए ये तो आपकी जब भी देशांतर, मैंने अभी बताया ना सारी देशांतर रेखाएं क्या है, दीर्घवृत्त का निर्माण करती है, तो देशांतर लगा है। 60 डिग्री देशांतर हो, 0 डिग्री देशांतर हो, 180 डिग्री देशांतर हो, या कोई देशांतर रेखा हो, सब बृहद वृत्त का निर्माण करेंगी, तो ये संभव है। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ खींची जाएगी, यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ लगभग जाएगी, तो इसका वृत्त क्या बृहद नहीं होगा, ये वृत्त छोटा होता चला जाएगा। और पोल पे जब पहुँचेगा, चाहे नॉर्थ या साउथ पोल पे, तो वहाँ पर बिंदु हो जाएगा, इस नाते सबसे छोटी रेखा वहाँ हो जाएगी, तो ये नहीं हो सकता है, सबसे बड़ा नहीं हो सकता है, इस नाते ये छोटा हो जाएगा, बृहद वृत्त नहीं बनेगा। बृहद वृत्त अक्षांश रेखाओं में सिर्फ 0 डिग्री अक्षांश रेखा बनाती है, बाकी कोई भी अक्षांश रेखा बृहद वृत्त का निर्माण नहीं करती है, लेकिन सभी विषुवत रेखा देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, शून्य अंश अक्षांश शून्य अंश देशांतर अवस्थित हैं, मतलब कहाँ पर स्थित है। कहने का मतलब ये है, इनका पूछने का जो तरीका है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ मिलती है, ये कहने का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन इस तरह से होगा आपका, ये रेखा और जो इंग्लैंड से होकर के ग्रीनविच रेखा जाती है, दोनों कहाँ मिलती हैं, ये कहने का मतलब है। क्वेश्चन पूछ रहा है 0 अंश अक्षांश रेखा और 0 अंश देशांतर रेखा अवस्थित है कहाँ पर, दोनों कहाँ पर मिलती हैं, यानी कहाँ पर, जहाँ मिलेंगी वहीं स्थित होंगी। तो आपको लोग जवाब देना है इसमें से, ऑप्शन के में से कौन सा जवाब आपका होगा। ऑप्शन है अटलांटिक महासागर पहला, दूसरा आपका है आर्कटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा है प्रशांत महासागर। तो अटलांटिक महासागर में देखिए जब रेखा जाती है कहाँ से गुजरती है, इंग्लैंड से होकर के गुजरेगी और नीचे की तरफ आएगी, तो अटलांटिक महासागर विषुवत रेखा पर ये वाला सागर हो सकता है। आर्कटिक हो ही नहीं सकता क्योंकि आर्कटिक से जाती नहीं है ये, ठीक है, दोनों रेखाएं नहीं वहाँ मिल पाएंगी, एक ही मिल पाएगी कोई रेखा, ठीक। इसके अलावा हिंद महासागर की अगर बात करते हैं तो हिंद महासागर में दोनों रेखाएं नहीं जाती हैं, ये भी संभव नहीं है। प्रशांत महासागर में भी नहीं जाती हैं दोनों रेखाएं जाने का मतलब मेरे है 0 डिग्री देशांतर रेखा नहीं जाती है इन जगहों पर, प्रशांत महासागर से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है, क्योंकि अटलांटिक महासागर से ही होकर गुजरती है, आपको मालूम है, क्योंकि आपका ब्रिटेन से होकर के नीचे उतरते हुए स्पेन फ्रांस होते हुए और जो है दक्षिण अमेरिका के सारे कंट्रीज को जो पश्चिमी तट पर स्थित है उन कंट्रीज को लेते हुए ध्रुव तक पहुंच जाती है। तो इस नाते ऑप्शन आपका बिल्कुल पहला करेक्ट होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु है अवस्थित है। सेम वही क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन था क्या, दोनों कहाँ पर मिलती हैं ये बात कह रहा है, और दोनों कह रहा है कहाँ पर स्थित हैं, वही बात हो गई। प्रधान यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, प्रधान यामोत्तर का मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, प्रधान यामोत्तर यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा। विषुवत रेखा प्रतिच्छेदित करती
प्रतिच्छेदित करती है यानी काटती हैं, यानी यही पूछ रहा है, यही वाली बात पूछ रहा है आपका। ठीक है, कहाँ काटती हैं तो कहाँ पर देखा, आंध महासागर पहला दे रहा है और देखिए घाना दे रहा है, मोरक्को दे रहा है, प्रशांत महासागर दे रहा है, तो प्रशांत तो हो ही नहीं सकता है। घाना और मोरक्को को देखेंगे तो यह भी नहीं होगा, और ये आपका यहाँ पर आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंध महासागर में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक विमान 30 डिग्री, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी के विपरीत पृथ्वी के विपरीत तेरे यहाँ पर है सिरे होना चाहिए दोस्तों, सिरे, विपरीत सिरे। ठीक है, विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वह कहाँ उतरेगा। तो जरा देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, देखिए अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि पृथ्वी पर विपरीत सिरे, यहाँ पर मैंने कहा था सिरे पर नीचे उतरता है, वह कहाँ होगा। तो ये क्या कह रहा है कि इसका जो क्वेश्चन कह रहा है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री देशांतर। तो पहले ग्लोब पे आप निशान बना लीजिए। आप क्या कह रहा है, यहाँ से ये रेखाएं जब जाएंगी तो ये क्या अक्षांश होगी। अक्षांश कौन सा कह रहा है, यहाँ पर उत्तरी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये है। अब इसके बाद में देखेंगे 0 डिग्री यहाँ जाती है। क्या कह रहा है, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो यहाँ जाएगी कहीं दोस्तों, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से कोई हवा मतलब कोई प्लेन जो है उड़ान भरता है। ठीक है, और पृथ्वी के विपरीत दिशा में जाता है, पृथ्वी के विपरीत यानी इसी के अपोजिट दिशा में उल्टा जाएगा। ठीक है, विपरीत सिरे से नीचे उतरता है, विपरीत सिरे से नीचे उतरता है। देखिए ये क्वेश्चन कहीं बारीकी देखिए, पृथ्वी के विपरीत सिरे से नीचे उतरता है, सब लिख रहा है ना, विपरीत सिरे से नीचे उतरता है। विपरीत मतलब उल्टा, अपोजिट सिरे से नीचे उतरेगा। तो पूर्व कह रहा है कि विपरीत सिरे से नीचे उतरता है, वह कहाँ पर उतरेगा। ये क्वेश्चन आपका है कि उधर कहाँ पर उतरेगा। तो देखो जैसे विपरीत सिरे से जब जाएगा दोस्तों नीचे उतरता है, विपरीत सिरा मतलब एकदम उल्टा अपोजिट, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जब उतरेगा वो तो किधर आपका अक्षांश बनेगा, ये आपको देखना है। तो निश्चित तौर से उतरेगा तो उल्टा ही जाएगा। ठीक है, अब किधर उल्टा जाएगा, ये है यहाँ पर पूर्व, देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या, पूर्वोत्तर है। यहाँ पर देखिए आपको ये लिख रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 50 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो अगर हम ग्लोब यहाँ बना लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं, ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई और ये आपका 30 डिग्री अक्षांश यहाँ से गुजर रही है। अब ये 50 डिग्री यहाँ पर मैं बना ले रहा हूँ, यहाँ से कोई प्लेन उड़ती है, 30 डिग्री यहाँ से प्लेन उड़ती है। क्या कर रहा है, उड़ती है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे, यहाँ पर सिरे मैंने कहा था, सिरे पर नीचे उतरता है। इसके विपरीत सिरे पर जब जाएगा तो देखो दोस्तों, जब विपरीत सिरे पर जाएगा इसका मतलब है कि सेम अक्षांश उसका पलट जाएगा। तो 30 डिग्री उत्तर जा रहा है तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा, दक्षिण जाएगा। विपरीत का मतलब क्या हो गया, 30 डिग्री दक्षिण। अब इसको निकालने के लिए जब विपरीत शब्द यूज कर देगा तो देखो 180 क्या होती हैं आपकी देशांतर रेखाओं के बारे में कहेंगे, क्योंकि 180 पूर्वी देशांतर हो जाएगा और 180 पश्चिमी देशांतर होगा, तो 360 हो जाएगा इस तरह से। तो क्या कह रहा है, देखो विपरीत जाता है तो इसमें से आप 50 डिग्री चांस घटा देंगे। तो इस तरह की स्थिति में आपका बनेगा कितना, ये 50 जब निकल जाएगा तो 130 डिग्री। 130 डिग्री क्या विपरीत जाएगा तो पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिमी देशांतर। क्यों, क्योंकि कह रहा है विपरीत जा रहा है, पृथ्वी के विपरीत जाएगा। तो यहाँ पर पूर्वी है तो पश्चिमी जाएगा, और पश्चिमी कितना जाएगा, 130 डिग्री। 130 डिग्री समझ रहे हैं ना बात को। तो इसके पीछे जाएगा, यानी कि ये पीछे वाले हिस्से में, यहाँ से जब जाएगा दोस्तों तो ये ग्लोब के इसके पीछे वाले हिस्से में यहाँ पर जाएगा कहीं पे। ठीक है, 130 डिग्री पर जाएगा और 130 डिग्री अक्षांश से चल रहा है और विपरीत कह रहा है पृथ्वी के, तो इस नाते वो दक्षिणी 30 डिग्री अक्षांश पे पहुंच जाएगा। दक्षिणी चीज़ दे, उत्तरी पे उत्तरी नहीं जाएगा क्योंकि विपरीत कह दिया है ना। तो विपरीत के अगर यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 50 डिग्री पे है, वो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। तो 50 डिग्री के पूर्वी देशांतर पर अगर अपोजिट की दिशा में जाएगा दोस्तों, पृथ्वी के अपोजिट दिशा में, तो उसमें से 180 में से आप 50 घटा देंगे और किधर को जाएंगे, पीछे की तरफ को जाएंगे आप। इधर से क्योंकि चला जा इधर को रहा है ना, तो इधर को आप जाएंगे। तो इधर जब आएंगे तो पश्चिम हो जाएगा। 180 डिग्री 130 डिग्री जब जाएंगे तो पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे और यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये जो हिस्सा होगा ये यहाँ ना होकर के इसे अपोजिट आएगा, तो 30 डिग्री अक्षांश पे आएगा यहाँ पर, यानी कि पृथ्वी के बैक में यहाँ पर 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए अब ऑप्शन जो दे रहा है वो हो जाएगा आपका।
थोड़ा सा समझना है क्वेश्चन को, आप उम्मीद है समझ गए होंगे। तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर ये होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। आगे देखिए 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, देखिए उत्तरी अक्षांश कह रहा है तो ये तो सही इतना बता रहा है। 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर नहीं, 50 डिग्री कैसे हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट जा रहा है ना, तो उसमें माइनस होगा, तो ये भी नहीं होगा आपका आंसर। ये कह रहा है 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि डिग्री नहीं बदलेगी, जिस डिग्री पे है अपोजिट जा रहा है तो 30 डिग्री पे जाएगा, तो 30 डिग्री दक्षिणी और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अभी मैंने आपको बताया था, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है। दूरतम उत्तर में स्थित है, अब मतलब क्या है इसका, मतलब समझ रहे हैं आप लोग। दूरतम उत्तर में स्थित है यानी ग्लोब में आप देखेंगे, दूर में आप देखिए 0 डिग्री से उत्तर तक ये नॉर्थ है, उत्तरतम कौन है, तो आप देखेंगे कि इसमें से कौन सबसे ज़्यादा उत्तर पड़ता है, ये बताना है आपको। तो नई दिल्ली तो आपका जो पड़ जाएगा, इसके देखिए बीजिंग उससे ऊपर पड़ेगा, न्यूयॉर्क उसके ऊपर पड़ेगा, रोम उसके ऊपर पड़ेगा, दिल्ली तो सबसे नीचे पड़ जाएगा। उत्तरतम की बात कर रहे हैं, यानी कि इधर कौन ज़्यादा ऊपर, उत्तर कौन ज़्यादा स्थित है, ये बात आपको पूछ रहा है। तो जान लीजिए कि आप सबसे कम जो देशांतर पड़ेगा वो दिल्ली का पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा से थोड़े से ऊपर से जाती है, तो लगभग 28 डिग्री के आसपास से दिल्ली अक्षांश रेखा गुजरती है नॉर्थ वाली। इसके ऊपर जाएंगे आप तो बीजिंग पड़ेगा पहले नंबर पे, इसके बाद आपका पड़ जाएगा न्यूयॉर्क, क्या पड़ जाएगा न्यूयॉर्क, और उसके बाद आपका पड़ेगा रोम, इटली, इटली का रोम। तो ये जान लीजिए सबसे पहले दिल्ली पड़ेगा, यहाँ पर दिल्ली आप मान लीजिए दिल्ली, और यहाँ पर आप बीजिंग मानिए, और बीजिंग के बाद फिर आपका पड़ेगा क्या न्यूयॉर्क, और फिर इसके बाद में रोम पड़ेगा। ठीक है, रोम का अक्षांश जो है 41.54 नॉर्थ के आसपास में है। और मैं यह भी बता देना चाहूँगा कि जो बीजिंग का अक्षांश है वो 39 डिग्री 55 मिनट के आसपास है, और न्यूयॉर्क का जो है 40 डिग्री 45 मिनट के आसपास का है, और 41 डिग्री 54 मिनट जो है वो इटली का है, यानी रोम का है। क्लियर, तो यहाँ पर सबसे उत्तरतम कौन हो जाएगा दोस्तों, रोम हो जाएगा, यानी इटली, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तब अतः यह स्थित है किस जगह पे। देखिए 2 घंटे आगे का मतलब है क्या, ग्रीनविच जो है आपका, ग्रीनविच के बारे में मैंने अच्छे से बताया आपको दोस्तों, यानी ग्रीनविच यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है आपकी, वही ग्रीनविच रेखा है। अब उससे 2 घंटा आगे, यानी कि इसका अक्षांश इधर होगा। 2 घंटा आगे मतलब जैसे भारत का 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है भारत का, ये 2 घंटा आगे करा। 1 घंटे में जानते हैं एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक जाने में 4 मिनट का समय लग जाता है, 2 घंटे का समय कह रहा है। 15 डिग्री अक्षांश पे जब जाएंगे दोस्तों, तो 15 डिग्री में आपका कितना मिनट लग जाएगा, 15 चौके 60, 1 घंटा हो जाएगा। और 30 डिग्री जब वो चला जाएगा कहाँ, पूरब की तरफ, 30 डिग्री पूरब की तरफ चला जाएगा, तो उसका 2 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा यानी 15 दूनी के 30 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, फिर अगला 15 चौके 60 यानी कि 30 डिग्री जाएगा, तो 3 चौका 12, 120 मिनट हो जाएगा, यानी 2 घंटा। यानी कि 30 डिग्री कहाँ जाएगा, इधर की दिशा कौन सी होगी, पूरब होगी, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे होगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखिए क्या है, 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये सही हो जाएगा। इसके अलावा तो बाकी तो गलत हो जाएगा। 28 डिग्री पूर्वी देशांतर नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। 28 डिग्री पश्चिमी देशांतर यह भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो, तब प्रातः 6:30 बजे, प्रातः, ठीक है, प्रातः यानी सुबह के 6:30, ठीक है, सुबह के 6:30 किस देशांतर पर होगा। ठीक है, अब देखिए भारत का मानक समय क्या है, भारत पे बता रहा है 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरता है दोस्तों, भारत से गुजरता है। ग्रीनविच समय यहाँ भारत का 82.5 डिग्री है, ठीक है, और भारत का समय आप जानते हैं ग्रीनविच से कहाँ से, ग्रीनविच से कितना है, 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, क्योंकि 82.5 डिग्री है, और 1 डिग्री के गुजरने में 4 मिनट लगता है, तो 82 × 4 कर लेंगे तो आपको निकल करके आ जाएगा 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। 82 डिग्री है तो 2 मिनट, 5 घंटा 28 मिनट का आएगा, और जो 2 मिनट आपका शेष बच रहा है, यानी कि 5 घंटा 28 मिनट हो जाएगा, वो 2 मिनट आधा डिग्री और होने के नाते 2 मिनट और जुड़ जाएगा, तो 28 2 30 हो जाएगा, यानी 5 घंटे 30 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये जरा समझिएगा कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्याह्न हो, तब प्रातः के 6:30 बज रहा है, ठीक है, प्रातः के 6:30 बज रहा है, किस देशांतर, क्या कहता है, हाँ यहाँ पर कह रहा है, देखिए मध्याह्न है, यानी कि भारत में मध्याह्न है, सॉरी, देखिए भारत में मध्याह्न यानी दिन के 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 बज रहे हैं, तो कहाँ पर जो है 6:30 किस देशांतर पर हो रहा होगा, ठीक है,
6:30, यानी कि देखो भारत में बज कितना रहा है दोस्तों 12, और यहाँ पर क्या प्रातः के कह रहा है, सुबह के से, यानी इसके पहले का समय होगा। यानी कि ये अगर ग्लोब में हम देखें तो भारत अगर 82.5 डिग्री है, यहाँ पर 6:30 हो रहा है, तो कहाँ पर हम जाएँ, तो कि सुबह के क्या बज जाए, यहाँ पर 12 बज रहे हैं, सॉरी भारत पे, सॉरी दोस्तों 12 बज रहे हैं, और कह रहा है कहाँ जाएँ कि हम 6:30 वहाँ बजे, किस अक्षांश पे हम जाएं या किस देशांतर पे हम पहुँचे कि जहाँ पर 6:30 बजे, किस देशांतर पे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर बज रहा है 12 और भारत का समय कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। अब 12 में से 5 घंटा 30 मिनट अगर घटा देंगे आप तो कितना आ जाएगा, 12 बज करके, देखिए 12 बज रहे हैं आपको, इसमें से 6 घंटा 30 मिनट घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 घंटा 30 मिनट आएगा कि नहीं आएगा भाई। देखिए इसमें से 6 घंटा निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में से 6 चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, 12 है, देखिए 12 है, सॉरी 12 है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 12:00। अब इसमें से क्या 6 घंटा 30 मिनट घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट। तो 5 घंटा 30 मिनट देखिए आया बैक में, तो 5 घंटा 30 मिनट कौन आ गया, भारत आ गया इससे ना, तो 0 डिग्री देशांतर पर हो गया कि नहीं, हो गया समय। आप यहाँ से पीछे चले आइए, देखिए 6 घंटा मतलब यहाँ पर कितना, मतलब पीछे जाने पे, आगे नहीं जाने कह रहा है, पीछे जाने की बात कह रहा है कि भारत देखिए क्या है, पूर्वी देशांतर पर है, तो यहाँ पर भारत दिन में 12 बज रहे हैं और सुबह के 6:30 बजने का, इसका मतलब पीछे आपको जाना पड़ेगा। जब पीछे आप आएंगे तो कितना, मतलब 5.5 घंटा आप यहाँ से जाएंगे तो 5.5 घंटा हो जाएगा, 5.5, यानी यहाँ पर जो 12 बज रहा है तो यहाँ पर अगर 5.5 बज रहा है, ठीक है, 5.5 बजे से और बज रहा है, उसमें 5.5 बजे से अगर आप आगे बढ़ेंगे, मतलब सॉरी यहाँ पर जब आपका 12 बज रहा है, देखिए समझ लीजिएगा इसको, बहुत बारीकी, थोड़ा सा बारीकी समझिएगा इसको। 12 बज रहे हैं दोस्तों, क्या बज रहे हैं यहाँ पे, 12 बज रहे हैं। अब किस पर हम जाएं, 6:30 हो जाए, यानी कि 6:30 के लिए 5.5 घंटा पीछे जाना पड़ेगा। तो 5.5 घंटा पीछे जाने का मतलब है 82.5 से 5.5 घंटा पीछे जाइए तो कितना हो जाएगा, 82 से जाएंगे, 1 डिग्री का आप जोड़िए, ठीक है, 5.5 घंटे के लिए, यानी कि आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे देंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे इस तरह से कर सकते हैं, चाहे इसको यहीं से आगे बढ़ा दीजिए, 5.5 घंटा आगे बढ़ाइए तो 5.5 घंटा 0 का होता ही है समय ना, समझ रहे होंगे बात को। अब हम थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से 0 से अगर आप जाते हैं 82.5 डिग्री तो कितना अंतर आ जाएगा। अब 82 का देखिए, 82 गुणे क्या करेंगे, 82 गुणे 4 कर देंगे आप, तो मिनट आपका कन्वर्ट होकर के चला आएगा, ठीक है। तो यानी 5 घंटा 30 मिनट आएगा तो 0 डिग्री देशांतर रेखा ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए 165 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये नहीं हो सकता, आपको गलत है। 67 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, ये भी नहीं होगा। 0 डिग्री पूर्वी देशांतर या पश्चिमी पर ये हो सकता है, फिर 82.5 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है दोस्तों, ये करेक्ट है आपका आंसर, ठीक है। पश्चिम पर, यानी पश्चिम का मतलब इधर जाएगा तो पश्चिम हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो 0 डिग्री पूर्वी देशांतर या पश्चिम पर, ठीक है, पश्चिम का मतलब पीछे आने पे, ये सेंस है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 2 स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच का समय कितना हो जाएगा। 90 डिग्री देशांतर, इसका मतलब समझ दिए, एक देशांतर में 4 मिनट होगा तो 9 चौक 36, 360 हो जाएगा, और 360 को अगर आप घंटे में कटेंगे, 360 6 चौक 36 यानी 6 घंटे हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, 90 मिनट है, 90 डिग्री है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है तो कितना हो जाएगा, 300, 9 चौक 36, 360 हो जाएगा। अब इसको 60 मिनट से भाग दे दीजिए, कन्वर्ट करिए तो कितना हो जाएगा, 0 काट दीजिए यहाँ से, 6 छक 36 हो जाएगा, 6 तो 6 घंटे आ गया, 6 घंटे का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 घंटा कह रहा है, 9 घंटा कह रहा है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, 6 घंटा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है तब एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है, ठीक है, शाम। जब यहाँ मध्याह्न है, ग्रीनविच पे ध्यान समझिएगा, ग्रीनविच पर मध्याह्न है, यानी ग्रीनविच पर यानी 12 बज रहे हैं, यहाँ पर क्या बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, ठीक है। और 5 बजे सायं है तो निम्नलिखित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह है। तो देखिए शाम हो रहा है ना दोस्तों, यानी कि यहाँ पर दोपहर, इसका मतलब आगे का समय बता रहा है, ठीक है। कितने बजे, 5 घंटे, 5 घंटे का मतलब हो गया क्या, 1 घंटे में जानते हैं कितना हो जाएगा आपका, 15 डिग्री होगा, और 15 चौके 60 यानी 60 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना डिग्री आगे चला जाएगा, 60 डिग्री आगे चला जाएगा। कहाँ की बात कर रहा है, जब ग्रीनविच पर मध्याह्न हो रहा है, दिन के 12 बज रहे हैं, तो एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं बता रहा है, तो 5 बजे सायं का समय बता रहा है। तो बताइए
6 चौक 24 240 मिनट हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन देना होगा, यानी कि कितने डिग्री जाए, यानी 5 घंटा है दोस्तों। 5 घंटा एक मतलब 1 घंटे में कितना 15 डिग्री हो गया, तो 15 पचे 75 होगा, 60 नहीं होगा यहाँ पे, 15 पचे 75, 75 डिग्री आगे बढ़ जाएगा ना। 75 डिग्री कहाँ, चूँकि शाम का समय तो पूर्वोत्तर पूरब होगा, ये इधर होता है पश्चिम, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है पूरब, तो यहाँ से क्या 75 डिग्री क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा या पूरब हो जाएगा। तो देखो दे रहा है क्या, पश्चिम 75 डिग्री पूरब, क्या पूर्वी देशांतर यानी पूरब की तरफ जाएगा। बिल्कुल सही यही आंसर है। ये देखिए 150 150 डिग्री है, ये गलत हो जाएगा। 75 डिग्री है, ये भी गलत हो जाएगा। 150 पूरब, ये भी गलत हो जाएगा। समझ गए होंगे दोस्तों मेरे ख्याल से सवाल को अच्छी तरीके से। तो इसी तरह से बारीक क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए। प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में आपको मिलेगा जब आपको बहुत अच्छी तरीके से करना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्रुप पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। देखिए क्या कह रहा है, प्रधान देशांतर रेखा, यानी ऐसे समझिए 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक अपोजिट कौन सी रेखा चलती है दोस्तों, इसके पीछे, इसके जस्ट पीछे अपोजिट में कौन जाएगी, 180 डिग्री रेखा। 180 डिग्री प्लस जो है 0 डिग्री, ये दोनों मिल करके 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा, ये दोनों मिल करके क्या होती है, एक बृहद वृत्त का निर्माण करते हैं। इसके 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, तो दोनों मिलकर के काम मतलब मिलकर के एक वृत्त का निर्माण करते हैं, बृहद वृत्त का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो देखिए 0 कह रहा है तो ये गलत हो जाएगा आपका, 90 कह रहा है ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री पूरब कह रहा है ये भी गलत हो जाएगा, तो 180 डिग्री, ठीक है। और 180 डिग्री के साथ पूरब पश्चिम कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक है, ये जान लीजिए। या इसको 180 के साथ पूरब पश्चिम दोनों लगाते हैं, 0 के साथ कुछ नहीं लगाते हैं। 0 के साथ, 0 को जब लिखेंगे तो ना पूर्वी लिखेंगे ना पश्चिमी लिखेंगे, ठीक है। 0 न्यूट्रल होता है, 180 पूरब 180 पश्चिम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है 180 सीधे, तो यही सब आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामोत्तर पर दिखाई दी। मतलब ये पूछ रहा है किस यामोत्तर पर भारत में दिखाई दी थी। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इस क्वेश्चन के बारे में आप जान लीजिए, किस यामोत्तर पर दिखाई दी, भारत के बारे में पूछ रहा है। तो भारत के बारे में जान लीजिए आप लोगों की रॉयल ग्रीन लैबोरेटरी ने ये घोषणा की थी कि जो नई शताब्दी हो रही थी भारत के परिप्रेक्ष्य में, उसने बताया था कि सूर्योदय की पहली किरण जो कहाँ पड़ेगी, भारत के, ये आपका इंडिया है, यहाँ पर क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो निकोबार का जो हिस्सा है, ठीक है, इस वाले हिस्से पे निकोबार का एक द्वीप पड़ता है कटचल द्वीप, कटचल द्वीप है दोस्तों, कटचल द्वीप। यहाँ पर सबसे पहले जो है, ठीक है, कटचल आइसलैंड जिसे कहा जाता है, कटचल द्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत, जो कि इसकी जो दूरी है भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1600 किलोमीटर दूर है दोस्तों, 1600 किलोमीटर दूर है। और पोर्ट ब्लेयर जो पड़ता है, राजधानी जो पड़ती है पोर्ट ब्लेयर, उससे कितनी दूर है निकोबार की, उससे जाने पर आपको लगभग 300 किलोमीटर और दक्षिण जाना पड़ेगा, ठीक है, 300 किलोमीटर दक्षिण पर वहाँ पर स्थित है कौन सा, कटचल द्वीप, ठीक है। यहाँ पर जो है सूर्य दिखाई दिया था। तो ये बात आपके लिए जानकारी है। रॉयल ग्रीन लैबोरेटरी जो है, जो कि कहाँ पड़ती है, इंग्लैंड में पड़ती है, ठीक है, वहाँ पर ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है, उसने ये घोषणा की थी भारत के लिए कि भारत के कटचल द्वीप पर सबसे पहले दिन पड़ेगा। तो ये पूछा गया है इसमें क्या कि प्रथम किरण किस एक यामोत्तर पर दिखाई दी, तो उसका यही जो कटचल द्वीप है ना, इसका यामोत्तर पूछ रहा है दोस्तों, किधर पड़ेगा। तो आप जरा बताओ ये क्या कह रहा है, इसमें यामोत्तर पे पूछ रहा है, तो आपको बताना होगा कि ये पूर्वी होगा कि पश्चिमी होगा। तो निश्चित तौर से भारत किधर पड़ता है ग्लोब में, ऐसे देखिए 0 डिग्री देशांतर के इधर पड़ता है ना, तो ये पूरब में पड़ेगा, तो जब भी रोगी रेखा होगी तो पूरब होगी। और वेस्ट तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वेस्ट पश्चिम इधर पड़ेगा, तो पश्चिम यानी 2 वेस्ट वाले तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब ईस्ट में देखिए भारत का कितना मानक समय है, 82.5 डिग्री ईस्ट, और इसका क्या है 93 डिग्री और 30 मिनट हो जाएगा। तो देखिए भारत का ये जो समय है ना, ये भारत का मूल टाइम है, और लेकिन ये बात कह रहा है क्या भारत के इस वाले हिस्से से। तो जरा बताओ दोस्तों, 97 डिग्री 25 मिनट तक यहाँ विस्तार आपका पाया जाता है भारत का। निकोबार जो अरुणाचल प्रदेश का किबिथु पड़ता है आपका, ठीक है, यहाँ तक पड़ता है सबसे ज़्यादा। तो ये हिस्सा यहाँ पड़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 93 डिग्री 30 मिनट लगभग करीब में आपका एग्जैक्टली यही आंसर है। ये आंसर ऑप्शन भी आपको बता दे रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किसी का मानक समय निर्धारित करने का क्या आधार होता है दोस्तों, कैसे निर्धारित करते हैं, देशांतर रेखा, अक्षांश अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। तो निश्चित तौर से क्या होता है, प्रधान यामोत्तर रेखा ही होती है,
क्यों? प्रधान यामुत्तर रेखा से ही भारत का समय जानते हैं आप, ये 5.5 घंटा आगे हैं। ठीक है, तो ये सब गलत हो जाएंगे, आंसर आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये सब ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जरूरी देशांतर रेखा से सभी के समय माने गए हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रधान यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है, तो बताना है आपको कहाँ से नहीं गुजरती है। अल्जीरिया कह रहा है, अल्जीरिया से गुजरती है। नाइजर कह रहा है, नाइजर से नहीं गुजरती है। फ्रांस से नहीं गुजरती है। ठीक है, फ्रांस से गुजरती है दोस्तों, नहीं गुजरती है कह रहा है, तो देखिए अल्जीरिया से गुजरती है, सॉरी अल्जीरिया से गुजरती है। नाइजर से नहीं गुजरती है, फ्रांस से गुजरती है, स्पेन से गुजरती है। अब कहाँ कहाँ से गुजरती है मैं बता दूं, 9 कंट्रीज़ हैं, 9 देश हैं जहाँ से गुजरती है। एक तो आपका देखिए कहाँ से है, एक तो पहला नोट करिए, इंग्लैंड से गुजरती है, यानी यूनाइटेड किंगडम यूके से गुजरती है। ठीक है, इसके बाद फ्रांस से, फ्रांस यूरोप का फ्रांस आप देखेंगे, फिर स्पेन है, स्पेन। इसके बाद में आपका अब बस यही 3 कंट्री हैं आपके हैं यूरोप के, बाकी सब आपका पड़ेगा कहाँ, अफ्रीकी कंट्रीज पड़ेगा। क्या क्या नाम है, अल्जीरिया, नोट करिए अल्जीरिया, अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया। इसके बाद में माली, एक क्रम में नोट करते जाइए, माली, फिर बुर्किना फांसो, बुर्किना फांसो। ठीक है, इसके बाद टोंगो, टोंगो। ठीक है, घाना। ठीक है, इसके बाद 9वां आपका जो कंट्री पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां जो पड़ेगा अंटार्कटिक ध्रुव हो जाएगा, अंटार्कटिक ध्रुव। ठीक है, अंटार्कटिक देश कहिए या महाद्वीप कहिए, दक्षिणी ध्रुव, जैसी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव का हिस्सा है, तो ये हो जाएगा। तो 9वां हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। स्पेन पहले, यूके पहला हो जाएगा, स्पेन दूसरा, फ्रांस तीसरा, जो भी पहले आगे कर लें। फिर अल्जीरिया है, फिर माली है। वैसे यहाँ पर आपको जो पहले पड़ेगा वो फ्रांस पड़ेगा, फिर स्पेन पड़ेगा, अल्जीरिया, माली हो जाएगा, फिर इसके बाद बुर्किना फासो, फिर इस तरह से क्रम में आप चाहें, टोंगो, घाना, अंटार्कटिका। ये आपके टोटल 9 कंट्री हो गए, 9 देश, 9 देश कहिए, या इसको महाद्वीप में लेना चाहते हो तो महाद्वीप में आप ले सकते हैं इसको, तो यहाँ से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान यामुत्तर गुजरती है, फिर वही क्वेश्चन आपका है, अल्जीरिया, फ्रांस, ये तो इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, वही कहाँ से गुजरती है। ओहो, ये कह रहा है, तो इसमें से आपको बताना है क्या क्या है। अल्जीरिया देखिए है, अल्जीरिया तो है, ये भी अल्जीरिया आपका कंट्री हो जाएगा। फिर नाइजर से गुजरती है क्या, नहीं गुजरती है नाइजर, अभी आपको बताया मैंने, नाइजर से नहीं गुजरती है। फ्रांस से, ये भी गुजरती है। पुर्तगाल से नहीं, पुर्तगाल से नहीं गुजरती, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये कूट के रूप में है क्या, ये देखा जाए कूट के रूप में है, हाँ कूट के रूप में। तो कौन कौन सा हो गया दोस्तों, पहला है और तीसरा है, पहला तीसरा कौन सा कूट में आ रहा है, पहला तीसरा कौन सा, डी वाला ऑप्शन आ रहा है, पहला दूसरा डी ऑप्शन, पहला तीसरा डी ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा आपको। ठीक है, पहला तीसरा, यानी कि पहला तीसरा नहीं, वो पहला दूसरा है ना, सॉरी यार, पहला दूसरा, ये पहला अल्जीरिया हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, तो पहला दूसरा होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो पहला तीसरा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, पहला तीसरा का ऑप्शन जो होगा वही हो जाएगा। ठीक है, पहला तीसरा ही होगा, पहला तीसरा डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों में से किसका समय जीएमटी के समान है। ठीक है, जीएमटी के समान किसका समय इनमें से कह रहा है, ग्रीनविच मिड टाइम, इसका मतलब हुआ किसके समान है, कह रहा है अक्रा है, मैड्रिड है, और फिर कह रहा है डबलिन है, फिर इसके बाद कह रहा है लिस्बन है। तो इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, किसके समान हो जाएगा, तो आपका जो समय बनेगा इसमें से वो आपका बन जाएगा अक्रा, ये भी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसके बाद डिस्बिल, ये भी हो जाएगा, डिबलिन, जो डिबलिन है आपका ये भी होगा, और इसके बाद आपका बनेगा जो वो लिस्बन बनेगा, ये मैड्रिड नहीं होगा, मैड्रिड से नहीं गुजरती है, जीएमटी नहीं गुजरती है ये, तो ये गलत हो जाएगा आपको। ठीक है, तो पहला तीसरा और चौथा, ये आपका ऑप्शन इस तरह से बनेगा, पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, जो ऑप्शन होगा पहला तीसरा चौथा, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। देखिए दोस्तों, जो कुछ क्वेश्चन है आप लोग पॉज करके देख लिया करिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़े से मैथमेटिकल बेस्ड हैं, इस नाते मैं यहाँ डिटेल कर दे रहा हूँ, वरना मैं आपको मौका पूरा देता। वैसे भी आप तुरंत पॉज करके देख लिया करें, फिर एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपको दोस्तों, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किसी एक घड़ी समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होता है। ठीक है, इसमें बताना है कि किसका जो समय समान नहीं होगा। लगभग देखिए यूके है, पुर्तगाल है, घाना है, देखो ये सब क्या अभी बताया ना, अक्रा घाना कंट्री का है, लिस्बन है पुर्तगाल का, और जो है लंदन है यूके का। ये सब कहाँ है दोस्तों, एक ही पे 0 डिग्री देशांतर के आसपास के जो कंट्री हैं। ठीक है,
अब इसके बाद क्या कह रहा है, इथोपिया जो है ये बिल्कुल दूर का कंट्री है इथोपिया, ठीक है। तो इथोपिया जो है इस कारण से इसका जो अक्षांश बन जाए, उसका जो लगभग करीब में जो इसका देशांतर अक्षांश बनेगा वो 38 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास बनेगा। कहाँ बनेगा? 38 डिग्री यहाँ पूर्वी देशांतर, 38 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर बनेगा किसका? ये बनेगा इथोपिया का। तो इस नाते ये नहीं होगा, और ये सब लगभग इसके आसपास के हैं, मतलब पुर्तगाल जो है समान, इनका समय यहाँ समय सबका समय समान होगा, ये समय समान नहीं होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि उसका अच्छा देशांतर दूसरा है। ग्रीनविच की देशांतर रेखा के पूर्व, ग्रीनविच की देशांतर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे या तो पीछे है, या तो आगे या पीछे है। इसमें से कंट्रीज दे रहा है, अब कंट्री के आधार पे आपको बताना है, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, ये इतने कंट्रीज दे रहा है नाम, फिर ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों का मानक समय निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ठीक है, क्रम सही है। क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, क्रम दृष्टि से देश के मानक समय निम्नलिखित क्या? आगे से पीछे, आगे यानी कि आगे से पीछे, यानी कि ऐसे देखिए ग्लोब में आगे, यानी ये इधर से कंट्री जो होंगी इधर से लेकर के इधर कंट्री के बारे में आपको बताना है, आगे से पीछे के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप जान लीजिए, इसमें से आगे के पीछे कंट्रीज़ को हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे। ये पूरी कंट्रीज़ पहले दिखे आपको, 5 कंट्रीज़ का नाम दे रहा है दोस्तों। अब देखिए सबसे दूर जो है, यानी कि ग्लोब में ऐसे देखेंगे सबसे दूर कौन पड़ेगा इन देशों में से? क्यूबा है, ग्रीस है, इराक है, ईरान है, जापान, इराक है और जापान है, कोस्टारिका कंट्री जो बता रहा है, तो ये तो कोस्टारिका तो पीछे पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे आगे इधर कौन है दोस्तों? तो जापान सबसे ज़्यादा आगे पड़ जाएगा, इसका समय जो है लगभग करीबन 9 घंटे आगे आपका हो जाता है। फिर इसके बाद में आपका पड़ेगा इराक, ठीक है, जो कि 3 घंटे आगे है ग्रीनविच से, 3 घंटे आगे इसका समय है। फिर इसके बाद में पड़ेगा यूनान, जो लगभग 2 घंटे आगे है इससे, ठीक है। इसके बाद जो पड़ेगा आपका क्यूबा, ये क्यूबा जानते हैं ना, अमेरिका के नीचे है। कहाँ पड़ता है? ये जो आपका पश्चिमी द्वीप समूह है, या आपके ये कि कैरेबियन द्वीप समूह जो है, यहाँ का एक कंट्री है क्यूबा, ठीक है। तो क्यूबा क्या है? ग्रीनविच से पीछे है, तो कितने घंटे? 5 घंटे, -5 घंटे क्यूबा है। फिर कोस्टारिका जो है थोड़ा और पीछे यहाँ पर पड़ता है, ये लगभग करीब में 6 घंटे पीछे है, माइनस में हो जाएगा, तो ये क्रम आपका चलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों कौन सा क्रम आ जाएगा आपका? जापान हो जाएगा। आगे के बारे में पूछ रहा है, आगे से पीछे की तरफ कर रहा है और कह रहा है इधर से इधर को, है ना, पश्चिम से पूरब की तरफ कह रहा है, आगे से पीछे की तरफ, आगे से पीछे की तरफ जब क्रम में जाएंगे आप लोग, तो सबसे पहले कौन किसका हो जाएगा? जापान हो जाएगा, यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर का आपका क्रम आ जाएगा। जापान के बाद आपका कौन सा कंट्री है? जापान के बाद आपका कंट्री है इराक है, तो इराक का नंबर जो है 3 है, ठीक है। इसके बाद का जो कंट्री आपका है, कौन सा कंट्री है? अभी बताया मैंने, ये यूनान का कंट्री है। तो यूनान कौन से नंबर पे आपका है? ग्रीक, हाँ यूनान है आपका है, यानी दूसरे नंबर का हो जाएगा। ग्रीक यानी कि यूनान इसी का नाम है, ग्रीस कहिए या यूनान कहिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपके क्रम में जब देखें ये 3 हो गए कंट्री, इसके बाद आपका क्या? क्यूबा हो जाएगा, यानी कि क्यूबा कौन से नंबर पे आपका है? नंबर 1 पे है, और कोस्टारिका नंबर 5 पे है, ठीक है। तो क्या होगा? 4 3 2 1 5, 4 3 2 1 5, इसमें देखिए 4 3 2 1 5 के क्रम में अगर देखेंगे, 4 3 2 1 5 अगर क्रम में देखेंगे, तो यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा होना चाहिए क्या? आगे के पीछे के क्रम में जब देखेंगे, तो दोस्तों इससे कूट में कोई भी क्वेश्चन सही नहीं था ऑप्शन दिया हुआ, तो ये कूट आपका तीसरा मैंने बना दिया कूट को, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ओके, चलिए आप समझ गए होंगे, बाकी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिए, जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यामोत्तर मेरिडियन पर दोपहर होता है, तो तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपने सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर क्या है? ठीक है, क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है क्या कि जब यहाँ पर IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि जो है ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है दोस्तों? 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। तो कौन सा स्थान होगा वो, जो कि कह रहा है कि आपको देखना ये है कि ये 6.5 घंटा, आप यहाँ पे 6:30 बज गया आपका। भारत में कितना बज रहा है? देखिए ग्लोब में ऐसे बनाइए आप, अब इसको समझ में आएंगे आपका।
ये आपका भारत है, 82.5 डिग्री यहाँ पर गया। भारत में 82.5 डिग्री। दोपहर के कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं दोस्तों, ठीक है। दोपहर होता है तब धरती के अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह की 6 बजे चाय, यहाँ जब 12 बज रहा है तो ज़रा बताओ जीरो पे पहले अब आ जाओ। चलो जीरो पे आओगे तो कितना होगा? 5.5 घंटा पीछे आ जाओगे। जीरो पे जब आओगे, अभी पिछले क्वेश्चन में था दोस्तों, तो 5.5 घंटा इसमें से अब निकाल दो। तो 5.5 घंटा जब निकालोगे तो यहाँ पर ग्रीनविच टाइम पे कितना हो जाएगा आपका? यानी कि 12 बजे से अगर 5 घंटा निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 7 घंटा हो जाएगा। और आधा और निकाल दोगे तो 6.5 घंटे। 6.5 घंटे यहाँ पर हो गए। 6:30 बज रहा है यहाँ पर। और क्या कह रहा है इसके पीछे? इसका मतलब यहाँ कितना बज रहा है दोस्तों? 6:30 बज रहा है। 6:30 बजे में अगर ग्रीनविच पे 6:30 बजेगा तो 5 घंटा इसमें जोड़ो, तो 6:30 से कितना मतलब इसमें से कितना जोड़ोगे? 5.5 घंटा जब जोड़ दोगे तो ये 7 हो जाएगा और 7 5 12 हो जाएगा। यानी कि यहाँ तब 12 बजे, यानी 6:30 बज रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब पूछ कितना रहा है? ये पूछ रहा है कि 6 बजे हूँ, तो 6 बजे इसका मतलब और पीछे चला जाएगा। इसका समय कहाँ चला जाएगा? और पीछे चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये बारीकी से समझने की बात है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर दोपहर होता है तब धरती के पर अन्य स्थान पर लोग अपने सुबह 6 बजे की चाय पी रहे होते हैं, उस समय उस स्थान का देशांतर। तो देखो ऐसे अगर आओगे दोस्तों तो फिर तो होना चाहिए इसका 0 डिग्री से फिर आप इधर की तरफ बढ़ोगे तो फिर यहाँ 7.5 डिग्री, मतलब इधर से आओगे तो 7.5 डिग्री इधर आ जाएगा। 7.5 डिग्री का देशांतर 7 दूनी के 14, मतलब ये इधर हो जाएगा। लेकिन पूछा है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से समझिए कि यहाँ पर अगर 12 बज रहा है तो किस जगह पर 6 बजे की चाय होगी? तो यानी कि सीधा मतलब 6 घंटा पीछे। 6 घंटा पीछे का मतलब हो गया एक घंटे यानी 15 डिग्री। 15 छक्का 90, तो 90 डिग्री क्या पश्चिम हो जाएगा? वेस्ट। 90 डिग्री पश्चिम, समझ रहे हो? 90 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। तो सीधा 90 डिग्री वेस्ट का आंसर ये हो जाएगा। बाकी ये सब गलत आंसर हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। जब यहाँ पूछ रहा है 12 बज रहा है तो कहाँ पर 6 बज रहा होगा? सुबह के, यहाँ दिन के 12 बज रहा है तो सुबह के 6 पीछे ही होगा। तो कितने डिग्री का अंतर आएगा बीच में? तो 90 डिग्री का, मतलब जो 90 डिग्री का अंतर आ जाएगा। तो 90 डिग्री इंटू 6 4 कर देंगे आप, या कहिए कि आप कि 1 डिग्री में जाने में आपको कितना समय लग जाता है? 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट लग जाता है। तो 15 डिग्री जाए, 15 चौका 60 हो जाएगा। तो 60 के क्रम में ऐसे ऐसे जब चले आएंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। तो 90 डिग्री पीछे चले आने पे दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री पश्चिम, तो ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे सायं को पहुंचा, तब नगर का देशांतर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नगर का देशांतर क्या होगा? भेजा जा रहा है कहाँ पर? ये दोपहर के 12 बजे। कहाँ भेजा जा रहा है? किधर की तरफ भेजा जा रहा है? तार संप्रेषित किया जा रहा है। समय जो उसमें समय लगता है वो 12 मिनट का समय लग रहा है। और वहाँ पर जो है वह एक नगर में 6 बजे सायं पहुंचता है। तो 6 बजे इसका मतलब दोस्तों, यानी कि ये 0 डिग्री है, यहाँ से अगर 6 बजे पहुंच रहा है तो इधर ही होगा देशांतर। कंफर्म हो गया, यानी कि होगा वो पूरब ही। तो ये क्या होगा? पूरब। ये हो सकता है पूरब, ये भी है। और ये क्या है? 87 डिग्री पश्चिम, ये नहीं हो सकता है। और 87 डिग्री पश्चिम तो बिल्कुल नहीं होगा, पूरब ही होगा। तो 2 ऑप्शन आपके पास बचे। अब क्या कह रहा है? देखिए 12 बज रहे हैं वहाँ शाम के 6 बजे, ठीक है। तो शाम के 6 बजे का मतलब हो जाएगा कि इससे देशांतर 6 कितने घंटे का अंतर आ रहा है? ऐसे एग्जैक्टली देखिए तो 6 घंटे, 90 डिग्री का अंतर आएगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या कह रहा है? 90 डिग्री का अंतर आएगा। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 90 डिग्री का अंतर आ रहा है। क्यों? देखिए 12 से यहाँ पर 12 बज रहा है, यहाँ पर 6 बज रहा है। अब 12 और 6 का मतलब यानी कि इसके बीच में 90 डिग्री का अंतर है ना, 90 डिग्री का अंतर है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो 90 डिग्री क्या पूर्वी देशांतर होगा, ठीक है। 90 डिग्री पूर्वी, लेकिन कह रहा है दोस्तों 90 डिग्री पूर्वी देशांतर कह रहा है, जो कि इसको देखना पड़ेगा आपको। तो 90 डिग्री जो पूर्वी देशांतर आपका जो बता रहा है, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी इधर हो गया। लेकिन कह रहा है 12 मिनट का समय लग जाता है। तो 12 मिनट का मतलब 4 डिग्री कम हो जाए, 4 तिहाई 12 यानी कि 3 डिग्री कम हो जाएगा। तो 90 में से 3 घटा, चूंकि क्या 12 मिनट का समय लग जा रहा है ना, तो 3 डिग्री कम हो जाएगा। तो 90 में से 3 घटा 87 हो जाएगा, 87 डिग्री पूरब हो जाएगा। तो आंसर आपका बिल्कुल बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, कहाँ पर खींची जाती है जरा बताइए। अफ्रीका से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, बताइए। दिनांक रेखा कहाँ से? दिन बदलता है तो 100 डिग्री, यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। फिर क्या एशिया से होकर के गुजरती है? एशिया से भी होकर के नहीं गुजरती है।
फिर क्या कह रहा है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरी, बिल्कुल हाँ पीछे से जाती है, प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। और इसके बाद क्या कह रहा है, अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती नहीं, ठीक है, क्योंकि ये देखिए जो अलास्का की खाड़ी है ना, अलास्का, इसके बाद में देखेंगे अलास्का और साइबेरिया के बीच से जो है बेरिंग सागर से होते हुए ये रेखा खींची गई है और इसमें 4 मोड़ दिए गए हैं, ठीक है। मोड़ों से होते हुए ये आगे चलती है, जिससे कि न्यूजीलैंड के आगे के सामने से गुजरती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रहा है, तिथि निर्धारक रेखा का ग्रीनविच से 12 घंटे अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा का ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है, बिल्कुल अंतर है, सही है कथन है। क्यों अंतर है, देखिए जरा कैसे अंतर है। देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ऐसे आप ग्लोब्स खींचिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा 12 घंटे इधर और 12 घंटे इधर मिला करके तभी 24 घंटे, 180 रेखा इधर हो जाती है, 180 इधर हो जाती है, ठीक है। तो 180 मिलाने पर यहाँ पे 12 घंटे का आएगा, 180 इंटू 12 4 कर देंगे आप, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 12 घंटे, इधर का 12 घंटे, तब एक 24 घंटे का चक्कर बन जाता है। तो क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर, यानी इससे लेकर के इसके अपोजिट जो रेखा है 12 घंटे का अंतर है, बिल्कुल सही है। तिथि निर्धारित रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तिथि निर्धारित रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो इसमें कोई दिक्कत है आपको? एक तिथि रेखा बिल्कुल 180 पर निर्धारित है, बिल्कुल है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तिथि रेखा पर ग्रीनविच रेखा से 12 घंटे का अंतर है, ये बिल्कुल सही है। और देखो इसी में ही जवाब इसका छुपा हुआ है। तिथि रेखा से 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तिथि रेखा निर्धारित रेखा, तिथि निर्धारित रेखा 180 डिग्री देशांतर पर, यह भी कथन सही है। तो दोनों कथन आपके सही हैं और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। दूरी नहीं होती है, क्या नहीं हो सकती है? ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या नहीं हो सकती है दोस्तों? क्या हो सकती है? ग्लोब पर देशांतर कह रहा है ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है, क्या नहीं होती है? ऑप्शन कह रहा है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 2, क्वेश्चन फिर से देखिए, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। न्यूनतम दूरी क्या नहीं होगी? ऑप्शन देखिए जरा फिर से। हाँ, ऑप्शन कह रहा है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है। फिर कह रहा है आपका 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, फिर कह रहा है प्रधान देशांतर रेखा पर, फिर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। न्यूनतम दूरी नहीं होती है मतलब क्या कह रहा है इसका? इसको अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। देखो न्यूनतम दूरी क्या होती है ना, न्यूनतम दूरी एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में, जानते हो दोस्तों क्या होता है? न्यूनतम दूरी क्या होती है? जो कि आपका 111.13 यानी कि 111 किलोमीटर मान लीजिए आप, 111 किलोमीटर के आसपास की जो डिस्टेंस होती है वो रहती है न्यूनतम दूरी। कहाँ नहीं होगी? तो देखो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ना, यहाँ पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 8 जगह पर मोड़ी गई है, 8 मोड़ है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसमें जब मोड़ कर देने के बाद अलास्का के पास जो है 2 स्थानों के बीच की दूरी घट जाती है। अलास्का वाला जो क्षेत्र है यहाँ 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी घट जाती है, ठीक है। तो ग्लोब पर जो 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर ही होगा कि जहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। दूरी नहीं होती, न्यूनतम दूरी यहाँ पर कहीं कम हो जाती है, कहीं ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि पूरे देश का जो है समय एक मानक समय है, इस नाते 8 बार मोड़ दिया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर से होकर गुजरने वाली 180 डिग्री जो है देशांतर रेखा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 8 जगह मुड़ी हुई है, 8 मोड़ हैं। इस कारण से कहीं की दूरी घट जाती है, कहीं दूरी बढ़ जाती है, तो समान नहीं होगा। तो ये ध्यान, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, है ना, बदल दी जाए, तो जब अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर दोपहर होगा तो भारतीय मानक समय पर क्या होगा? ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या क्या होगा वहाँ पर? देखिए अब क्या करेगा, अगर उलट दी जाए यानी कि आगे कर दिया जाए, तो अभी जो 5.5 घंटा आगे है ना आपका, जो भारत का जो मानक समय है वो क्या है, 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच समय से। तो ये क्या होगा, इसका ये मानक जो है पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, भारतीय मानक समय क्या होगा? तो भारत का मानक समय अगर हम देखेंगे
तो जो आपका मानक समय बनेगा वो बनेगा आपका टोटल। देखिए दोस्तों, ये मज़ेदार क्वेश्चन देखिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, यानी उल्टी कर दी जाए, यानी कि जो पृथ्वी घूम रही है क्या पश्चिम से पूरब, उसको क्या कर दिया जाए, पूरब से पश्चिम कर दिया जाए। ठीक, उत्क्रमित कर दिया जाए, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर 12, यानी अब देखिए यहाँ पर ग्लोब बनाइए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसके पीछे होगी, ये 0 डिग्री मान लीजिए, तो इसके पीछे होगी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। वहाँ पर 12 बज रहा है और पृथ्वी की गति मैंने बताया है कि ये कैसे हो गई है, ये उत्क्रमित कर दी गई, यानी इधर मूवमेंट कर रही है। अब क्या पूछ रहा है, उत्क्रमित कर दी गई हो, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो, तो भारतीय मानक समय क्या होगा। अब भारतीय मानक समय आपको बताना है, तो भारतीय मानक समय का क्या मतलब हो गया कि भारतीय मानक समय कितने बजे है दोस्तों, 82.5 डिग्री है भारत का मानक समय। ठीक है, तो भारतीय मानक समय क्या होगा, भारतीय मानक समय पूछ रहा है कि भारत का एग्जैक्टली टाइम कितना होगा। तो जरा देखो भैया, यहाँ पे 82.5 डिग्री है पे भारत का मानक समय, भारत 82.5 डिग्री पर है और यहाँ पर 180 डिग्री पर हो रहा है, वहाँ पर दोपहर के 12 बज रहा है। तो इसके और उसके बीच की दूरी कितनी हो गई, अब देखो कितना है, 100 यहाँ पे 82 डिग्री, 82.5 डिग्री भारत का समय है। ठीक है, 82.5 डिग्री। अब पूरी रेखा जो पूर्वी देशांतर की रेखा होती है 180 होती है। ठीक है, 180 में से 82.5 घटा दो, 82.5 जब घटा दोगे, 82.5 घटाओगे 0.00, तो 82.5 जब घटाओगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 97 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा, या 97.5 कह सकते हो उसको, 97 डिग्री 30 मिनट। अब इसको देखो, 97 डिग्री 30 मिनट अगर आया तो 90 डिग्री का आप मिनट निकाल लो, तो 90 डिग्री का मिनट निकालोगे तो 15 डिग्री का 1 घंटा होता है, 15 छक्का 90, यानी कि 90 तक अगर हम जाएंगे तो 6 घंटा हमारा आ गया। फिर इसके बाद 7.5 डिग्री है तो 7 चौक 28 और 2 30 मिनट ये जोड़ लोगे, दशमलव के साथ यहाँ पे 0.30 जोड़ लो। ठीक है, तो क्या 6.5 घंटा, 6.5 घंटा डिफरेंसेज होगा, वहाँ से 6.5 घंटा डिफरेंसेज होगा। क्वेश्चन ये बस इतने पूछा आपको, 6.5 घंटा डिफरेंस होगा, वहाँ 12 बज रहा है तो वहाँ इसका टाइम पूछे, यहाँ पे कितना डिग्री है पूछ रहा है दोपहर, भारतीय मानक समय क्या होगा, भारत का मानक समय फिर कितना बन जाएगा, तो भारत का मानक समय उससे जो है 6.5 घंटा पहले पड़ जाएगा, क्योंकि उत्क्रमित है, उल्टा आ रही है, उत्क्रमित हो रही है, तो 6.5 घंटा पहले पड़ जाएगा। ठीक है, और टाइम अगर पूछता है दोस्तों तो 6.5 घंटा पहले है, तो वहाँ से डिग्री जो कि 97 डिग्री यानी 6.5 घंटे का उसमें टाइम का डिफरेंस हो जाता, तो 5:30 सुबह के हो रहे होंगे भारत में। हालांकि ये पूछा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 5 घंटा 30 मिनट यानी 5:30 हो रहा है, और घंटे का अंतर 6.5 घंटे का अंतर आ लाएगा, क्योंकि 97 डिग्री का डिफरेंस है दोनों के बीच में आ रहा है, 97.5 डिग्री का। तो 97.5 डिग्री का अगर आप 1 डिग्री का 4 मिनट का अंतर आएगा और आधा डिग्री का 2 मिनट हो जाएगा, तो इस तरह से मिलाएंगे तो 5.5 मतलब वहाँ 6.5 घंटे का अंतर आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो दे रहा है आपको वो 6.5 घंटे का पहला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। और टाइम अगर पूछता है तो 5:30 सुबह के हो रहे हैं, और क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उल्टा कर दिया। अगर यही चीज़ उलटता ना, यहाँ पर जैसे कहता उत्क्रमित ना किया गया होता, तब क्या होता, तब यहाँ पर ये आगे मतलब ये भारत का समय पीछे होता, वो आगे होता, तब यहाँ पर फिर आपका 6.5 घंटे का अंतराल डिफरेंसेस निकालते, तो यहाँ पर फिर आपका 6:30 बज रहा होता, नहीं 6:30 नहीं और कम हो जाता, क्योंकि इसका जो भी डिफरेंस है जाएगा 97 डिग्री का डिफरेंस है जाएगा, 97 डिग्री 6.5 घंटा उसमें से आप क्या करते थे, घटा देते, तो तभी 5:30 बजे ही बजता ही टाइम यही रहता। ठीक है, क्लियर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक अगर आपने कर लिया तो समझ लिए कि सब कुछ आपको आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। इसमें कौन सा सर्वाधिक निकट है, किसके, जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के। तो कह रहा है कौन सा, मलक्का जल डमरू मध्य है, बेरिंग सागर, यही देखिए बताया था, बेरिंग सागर से होकर के जो है 180 डिग्री अक्षांश रेखा देशांतर रेखा गुजरती है और 8 बार मुड़ ली हुई है, मैंने बताया था आपको 8 जगह मुड़ी हुई है। तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो बनेगा तो ये आपका बेरिंग सागर हो जाएगा, ये आपको पता है ऑप्शन। ठीक है, बेरिंग सागर हो जाएगा। ठीक है, ओके, फाइनली चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है दोस्तों, धैर्य रखिएगा, सारी चीज़ें बतानी थी तो स्नातक करना पड़ता है इस तरह से, नहीं तो आपको बहुत समझने में दिक्कत होगी। क्वेश्चन है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए। ठीक है, कम समय में जाने के लिए किसे मार्ग बनाना चाहिए, तो ये आपका क्वेश्चन है। समुद्री धारा को, समुद्री हवा को, देशांतर को, और क्या होगा, अक्षांश को।
क्या कह रहा है दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए निम्न में से किस मार्ग को अपनाना चाहिए। तो देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाएंगे मित्रों तो क्या होगा, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक आने में ये हो जाएगा अक्षांश रेखा से एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश को जाने में। तो कह रहा है कि किसी जहाज को सबसे कम समय में, कम टाइम में, ठीक है, तो टाइम का कौन सा मानक है दोस्तों, ये अक्षांश है कि देशांतर है, तो अक्षांश रेखा बिल्कुल हो ही नहीं सकती है, तो अक्षांश बिल्कुल गलत हो जाएगा। समुद्री हवा और समुद्री धारा है तो बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे, अक्षांश या देशांतर में से कोई एक पकड़ेंगे आप। तो देशांतर जो होता है समय का होता है, अक्षांश तो आपका ऋतुएं परिवर्तित करता रहता है ना, वो अक्षांशों के बारे में, ठीक है। वो कटिबंध आपको बताता रहेगा कौन सा कटिबंध है, यानी कि टेम्परेचर किस तरह का होगा। अगर आपको दूरी समय के बाद कहेगा तो हमेशा देशांतर को पकड़ेंगे, तो देशांतर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है, ठीक है। कह रहा है प्राकृतिक इकाई नहीं है, समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है, समय की प्राकृतिक इकाई है। क्या कह रहा है, कटिबंधीय वर्ष, तो कटिबंधीय वर्ष उष्णकटिबंधीय वर्ष है, ये होता है कटिबंधीय इकाई, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि चंद्रमास कह रहा है, यहाँ पर चंद्रमास यह भी होता है आपका, चंद्रमास चूंकि हमारे यहाँ कैलेंडर इसी आधार पे चलता है। प्राकृतिक इकाई पूछ रहा है दोस्तों, तो प्राकृतिक इकाई ये बिल्कुल है, ये भी है। मानक समय है, समय दिवस कह रहा है, तो समय दिवस भी हो जाएगा, मानक नहीं होगा। मानक कौन सा है, किस चीज़ का मानक, मानक यहाँ पर समय लिखा होना चाहिए, मानक समय गलत है। मानक समय तो बिल्कुल नहीं होगा, प्राकृतिक इकाई ये तो माना गया समय है ना, तो प्राकृतिक इकाई हो ही नहीं सकता है, प्राकृतिक इकाई नहीं है तो मानक समय बिल्कुल नहीं प्राकृतिक इकाई है, ठीक है। मानक यहाँ पर समय होना चाहिए था, ठीक है। समय दिवस है, ये प्राकृतिक इकाई है, समय दिवस जो भी प्राकृतिक दिवस है यानी कि दिन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गलत लिखा था दोस्तों, ये थोड़ी त्रुटि पूर्ण है, दिवस है यानी दिन होना चाहिए यहाँ पर, ये इस तरह से होना चाहिए पूरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। उष्णकटिबंधीय वर्ष ये क्या है, प्राकृतिक इकाई है, बिल्कुल है। चंद्रमास ये भी प्राकृतिक इकाई है, और क्या क्या दिवस यानी दिन, यह भी एक प्राकृतिक इकाई है, ठीक है। क्योंकि अगर दिन मान लो आप सोमवार मंगलवार नहीं यहाँ कह रहा है, यहाँ पर दिन की बात कह रहा है, 24 घंटे के दिन वाला, तो प्राकृतिक इकाई हो गई ना मित्रों। आप ये मत समझिएगा कि सर ये तो माना गया है, मानक समय माना गया है, ये माना गया है, दिन माना गया है आपका सोमवार मंगलवार बुधवार या जो भी दिन आपके माने गए हैं 7 दिनों में से कोई एक दिन, लेकिन यहाँ दिवस कह रहा है, यानी कि 24 घंटे का जो एक दिन होता है, दिन रात होता है, वो एक दिवस कहलाता है, वो प्राकृतिक इकाई है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है। भूमध्य रेखा, देखो एक क्वेश्चन आप जान लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा, ये जो आपकी भूमध्य रेखा है इसकी लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा की जो लंबाई आप देखेंगे तो इसकी लंबाई जो है लगभग 40,000 किलोमीटर है, ठीक है। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई जो करेगा वो 40,000, ठीक है, 40,000 किलोमीटर के आसपास है इसकी भूमध्य रेखा की लंबाई, लगभग करीब में 40,000 के आसपास आ जाएगी। वैसे एग्जैक्टली आप देखेंगे तो 40,076 हो जाएगी, ठीक है। ये वाली जो ये कह रहा है विषुवत, ये यानी कि एक तरह से पूछिए कि पृथ्वी की जो है, पृथ्वी की जो कुल लंबाई के बारे में आप करेंगे तो ये आपका ये लंबाई जो होगा इसको कहेंगे परिधि, ठीक है। परिधि पूछ रहा है यहाँ पे, परिधि मतलब लंबाई, तो ये हो जाती है परिधि की जो लंबाई आपकी टोटल आती है दोस्तों, वो आती है 40,076 आएगी। कितना आएगी, 40,076, 76, 40,076 आएगी। और ये ध्रुवीय वाली जो है, ध्रुवीय परिधि जो होती है वो आपकी आ जाती है, कितनी आ जाती है, 40,8 आती है, 40,008 आ जाती है, 40,008, ठीक है, 40,008 आएगी, ठीक है, 40,008 आ जाती है। इसके बीच में देखो 40,76 है और ये 40,08, ठीक है। ये इसको अगर घटाएंगे दोस्तों, दोनों के बीच में 68 किलोमीटर का अंतर आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 68 किलोमीटर, यानी कि आपका ध्रुवीय परिधि और भूमध्य रेखीय परिधि में जो डिफरेंसेज आते हैं वो 68 किलोमीटर के आते हैं। 40,076 किलोमीटर होता है इसका भूमध्य रेखीय रेखा की कुल लंबाई हो जाता है, लंबाई कहिए चाहे इसको परिधि कहिए, बात एक ही है। और ध्रुवीय परिधि अगर कहा होता है दोस्तों तो एक हिस्से का, यानी यहाँ से लेकर के 90 से लेकर के 0 तक का जो हिस्सा होता है वो 10,002 होता है। फिर इसका यहाँ से 0 से लेकर इस 90 का, दक्षिण के 90 का वो 10,002 होगा। फिर इसके अपोजिट जब जाएंगे आप तो ऐसे 10,002 करते हुए 4 खानों में बटा हुआ पूरा हिस्सा मिलेगा आपको, तो इस तरह से 40,008 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है 40,076 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल लगभग के करीब में बताना था, तो लगभग के करीब में आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40,000 करीब में दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन, लगभग करीब में है ये, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समूह में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है, किन देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। अभी मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा से गुजरने वाले जो देश हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से कहेंगे, कुल टोटल 13 कंट्री गुजरते हैं दोस्तों, 13 कंट्री। मैं फटाफट पढ़ दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके दिमाग में जैसे याद रहे कि, तो इसमें कहेगा कौन कौन सा जो देश आपके हैं, वो आपका गैबन है, ठीक है, साओ टोम प्रिंस और प्रिंसेप, साओ टोम और प्रिंसेस, ये कंट्री एक ही है, दूसरा हो गया ये। तीसरा है कांगो गणराज्य है, कांगो गणराज्य लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये दोनों कंट्री अलग अलग हैं, कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ये अलग हो गए। तो 4 कंट्री आपका हो गया। युगांडा दोस्तों 5 हो गया, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, इक्वेडोर, ब्राज़ील, कोलंबिया, इस तरह से कुल 13 देश हो गए मित्रों, ये आप नोट कर लीजिएगा। इन 13 देशों में से आपका जो भी ऑप्शन इसमें से मिलेगा वो आपका हो जाएगा। तो कौन सा है दोस्तों देखिए, तो कौन कौन सा देश है, कोलंबिया है, यहाँ पर देखिए पहला है ब्राज़ील है, जाम्बिया है, मलेशिया है, तो नहीं, इसमें से बिल्कुल नहीं होगा, मलेशिया वगैरह आपने देखा है, ये इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा, हो पाएगा आपका। यहाँ पर देखिए कोलंबिया अभी बात की थी, बिल्कुल, केन्या, इंडोनेशिया, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, तो ये करेक्ट हो जाएगा 20, यानी 13 देशों में से जो कंट्री होगा वही बन जाएगा, ये ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है, किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो इन 13 में से कौन सा देश नहीं है, देखिए, अच्छा इस कूट में बताना है आपको, ठीक है, कौन से देश से होकर के नहीं गुजरती है। ये यहाँ पर अभी कंट्रीज़ को आप देखिए, पहले कंट्रीज़ हैं भूमध्य रेखा से नहीं गुजरती है, तो कौन कौन से कंट्री हैं, देखो, गैबन से गुजरती है कि नहीं गुजरती है, गैबन आपका जो है ये गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है गैबन से। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है नहीं गुजरती है ना, क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन पूछा नहीं, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो ध्यान से रखना है दोस्तों, नहीं पूछा है, तो गैबन से अभी आपने को बताया मैंने, गैबन से गुजरती है आपकी। इसके अलावा क्या कह रहा है आपका, दूसरा कंट्री सोमालिया है, तो सोमालिया से भी गुजरती है आपकी कंट्री, बिल्कुल सोमालिया से गुजरती है। भूमध्य रेखीय गिनी जो है यहाँ से नहीं गुजरती है। फिर रवांडा, यहाँ से भी आपको 13 में से नहीं मिलेगा, तो ये नहीं, तो तीसरा चौथा जिसमें हो जाएगा वही सही हो जाएगा आपको ऑप्शन दोस्तों। तो तीसरा चौथे का ऑप्शन कहीं दे रहा, हाँ बिल्कुल 5वें नंबर पर ऑप्शन दे रहा है तीसरे चौथे का, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, भूमध्य रेखा पर अवस्थित देशों के बारे में पूछ रहा है। अब इसमें से बताना है आपको, फिर वही क्वेश्चन आपके पास हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए अगर देशों की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोलंबिया है, यहाँ से गुजरती है, जहाँ जहाँ आपको याद करना है ना कि कहाँ कहाँ से गुजरती है। फिर ठीक आप इसको देखेंगे तो केन्या है, केन्या से भी गुजरती है आपकी। ब्रुनेई यहाँ से नहीं गुजरती, वेनेजुएला का नाम मैंने नहीं लिया, तो 2-3 ऑप्शन जहाँ पर होगा वही करेक्ट हो जाएगा। तो 2-3 का ऑप्शन बी में है दूसरे में, तो ये 2-3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यह अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, वह है कहाँ पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होगा दोस्तों, ये बताना है आपको। भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होगा, और इसके बाद पूछेगा दूसरा है कर्क रेखा पर, और तीसरा है आपका मकर रेखा पर, चौथा है उत्तरी ध्रुव पर। तो देखो भैया, तापांतर मतलब दिन और रात के तापमान में अंतर, मतलब यानी कि टोटल हर ऋतु में दिन और रात के तापमान कहिए या वार्षिक, यहाँ देखिए वार्षिक तापांतर, सॉरी बात शब्द यहाँ पे कह रहा है वार्षिक, यानी वर्ष में ताप में डिफरेंस है। जैसे हम लोग जिस मैदानी क्षेत्र में रहते हैं उत्तर भारत में, यहाँ पर देखिए ठंडी के ऋतुओं में टेम्परेचर क्या हो जाता है, लगभग 4 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है, गर्मी में 40 डिग्री हो जाता है, तो बीच का डिफरेंसेस लगभग 40 डिग्री का अंतर आ रहा है, ये तापांतर होता है। सबसे कम तापांतर भूमध्य रेखा पे पड़ेगा, कर्क रेखा पर भी तापांतर ज़्यादा होता है, मकर रेखा पर क्यों, क्योंकि जब सूरज मकर रेखा पर चमकेगा तो कर्क रेखा का तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाता है। और जब सूरज यहाँ पे चमकता है, यानी ठंडी के ऋतु में अगर हम बात करें दिसंबर में, 22 दिसंबर की बात कर लें, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितने डिग्री का, 4 डिग्री 5 डिग्री की 6 डिग्री 8 डिग्री के 10 डिग्री के आसपास होता है। लेकिन जब कर्क रेखा पर सूरज चमकता है तब यहाँ का तापमान कितना हो जाता है, लगभग 40 डिग्री 50 डिग्री के आसपास। तो तापांतर ये कहते हैं वार्षिक तापांतर, तो सबसे कम होगा भूमध्य रेखा पर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर दिन रात की अवधि समान होती है, सूर्य की किरणें सदैव समान रूप से पड़ती रहती हैं, कहीं पर भी रहे, चाहे कर्क रेखा पर चाहे मकर रेखा पर, तो यही हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन है भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट। ठीक है,
भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट के बारे में कंट्री के बारे में आपको बताना है तो कौन सा कंट्री हो जाएगा? तो कोलंबिया, ये थोड़ा दूर पड़ता है। मनीला है, जकार्ता है, सिंगापुर हो जाएगा दोस्तों। सिंगापुर सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ जाएगा। इसका आपको देशांतर देखना होगा। ये 2008 में IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कंट्रीज़ को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप कर पाएंगे। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप से जाती हैं, आपको पता होगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन को। जब भी क्वेश्चन मैं दोस्तों मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वीडियो बड़ा होता चला जा रहा है, लेकिन क्या करें, बताना हमें मस्ट है दोस्तों, तो इस नाते बड़ा हो जा रहा है। तो आप परेशान ना होइए, आप क्वेश्चन के डिटेल आप पॉज करके देख लिया करिए, ठीक है। फिर जवाब दीजिए, फिर आंसर देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है भाई? कर्क रेखा के बारे में पूछ रहा है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, पूछ रहा है मिस्र से, ईरान से, भारत से, म्यांमार से। कहाँ से नहीं गुजरती है दोस्तों? तो देखिए, मिस्र से भी गुजरती है, भारत से भी गुजरती है, म्यांमार से भी गुजरती है, ईरान से नहीं गुजरती है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ईरान, ठीक है, यहाँ से नहीं गुजरती है। किसके बारे में? कर्क रेखा के बारे में कहता। मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो मकर रेखा के बारे में पूछ रहा है। मकर रेखा भी इंपॉर्टेंट आपका है, इसके बारे में जिसपे स्थित जो देश हैं उनके बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना होगा। कर्क रेखा के बारे में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए, जो कि आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन था कर्क रेखा के बारे में, लगभग करीब में इसमें कंट्रीज जो संख्या है वो लंबी संख्या है। मैं कुछ कंट्रीज़ के नाम आपको बता दे रहा हूँ, और कुछ क्या मैं सभी कंट्रीज़ के नाम बता दे रहा हूँ आपको। संयुक्त राज्य अमेरिका का हवाई द्वीप है, ठीक है, मैक्सिको है, बहामस है, माली है, ठीक है, मारितानिया है, नाइजर है, अल्जीरिया है, चाड है, लीबिया है, मिस्र है, भारत है, म्यांमार है, ओमान है, ठीक है, और वेस्टर्न सहारा के जो क्षेत्र हैं वो आपका कंट्री पड़ जाता है। सऊदीया अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, बांग्लादेश है, चीन है, ताइवान है। इतने कुल कंट्री आपके पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये किस देश पे पड़ते हैं, मतलब किस रेखा पड़ते हैं? कर्क रेखा पर स्थित देश। कर्क रेखा पर इतने देशों के बारे में मैंने आपको जिक्र किया, याद कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पे। और मकर रेखा के बारे में भी आप जान लीजिए कि कौन कौन से देश से मकर रेखा गुजरती है, तो ये भी आप कंट्री देख लीजिए। तो आप ब्राज़ील है, क्या है? ब्राज़ील आपका है, पैराग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है, ठीक है, फिर बोत्सवाना है, फ्रेंच पोलिनेशिया जो आपका द्वीप पड़ता है वो आपका है, फ्रांस का जो पड़ता है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के नीचे। फिर इसके बाद देखेंगे आप ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा, नामीबिया, इतने सारे कंट्रीज जो पड़ते हैं कहाँ पर? आपको मकर रेखा पर पड़ते हैं। तो जिसमें से जो कंट्री नहीं होगा वही होगा। तो बुल्गारिया का मैंने नहीं लिया यहाँ पर, तो यहाँ से नहीं गुजरती है बुल्गारिया, यहाँ पर से मकर रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है, नहीं गुजरती, तो बुल्गारिया से नहीं गुजरती है। बाकी सारी कंट्रीज़ का जिक्र अभी मैंने किया, ठीक है। कहाँ से नहीं? बोलीविया, मैंने आपको बताया है कि कहाँ से नहीं गुजरती है, तो बोलीविया से नहीं गुजरती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। पैराग्वे से गुजरती है, अर्जेंटीना से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए दोस्तों, यहाँ पर विचार करना है। क्या विचार करना है? कि मकर रेखा से नहीं गुजरती। फिर वही क्वेश्चन आपका बिल्कुल एक सरल सा क्वेश्चन है। तो कहाँ कहाँ से गुजरती है आप देखेंगे दोस्तों, तो इनमें से आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, बिल्कुल गुजरती है यहाँ से, नामीबिया है, यहाँ से भी गुजरती है, ब्राज़ील से, चिली से, सभी के बारे में बताया था दोस्तों कि कहाँ से गुजरती है, चारों का नाम जिक्र था। तो सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो चारों का ऑप्शन होगा डी, यानी 4 ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? ठीक है, कौन सी घटना घटित होती है? अब देखिए क्या है, जब कहाँ पर चमक रहा है दोस्तों? मकर रेखा पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लंबवत चमकती है तो क्या होगा? पहला ऑप्शन देखते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है, ठीक है, उच्च वायुदाब, बिल्कुल यही क्वेश्चन यही सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? उच्च वायुदाब का मतलब समझते हैं आप लोग। उच्च वायुदाब कब होगा? जब कहीं और निम्न वायुदाब बनेगा। यहाँ पर क्या होगा? भारत वाले हिस्से में ग्लोब में आप देखेंगे, भारत यह कर्क रेखा पर स्थित है। मकर रेखा पर जब सूरज चमकेंगे तो यहाँ पर निम्न वायुदाब लो प्रेशर जोन हो जाएगा, लो प्रेशर जोन होगा। अब यहाँ लो प्रेशर जोन होगा तो निश्चित तौर से ये दूर जितने ही इधर के हिस्से होंगे यहाँ सब क्या हो जाएगा? तापमान बिल्कुल सूरज मिलेगा नहीं, तो यहाँ हाई प्रेशर का जोन पड़ेगा, तो हाई प्रेशर वाला जोन बनेगा। तो यहाँ पर क्या रहा,
उत्तर पश्चिमी भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है, बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ पे उच्च वायुदाब विकसित होता है ये हमेशा। और जानते हैं यही चीज़ अगर आप देख लीजिए कि सूरज अगर कर्क रेखा पर चमके तो यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनेगा इस हिस्से में, क्योंकि ITCZ का क्षेत्र इधर रहेगा, ठीक है। अंत उष्णकटिबंधीय अविसरण मेखला का जो क्षेत्र होगा जिसे ITCZ कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जहाँ पर बनेगा वहाँ पर क्या होगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर हाई प्रेशर तब यहाँ पर बनेगा, यहाँ लो प्रेशर जब होगा जब सूरज यहाँ पर कर्क रेखा पर होंगे, और जब मकर रेखा पर होंगे तो यहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा अपोजिट में, ठीक है। यानी कर्क के पे होंगे तो मकर पे बनेगा उच्च वायुदाब का क्षेत्र, जहां होंगे वहां निम्न वायुदाब बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। और जहां नहीं होंगे मतलब यानी कि कर्क पर हैं तो मकर पे नहीं है तो मकर पे हाई प्रेशर हो जाएगा और कर्क पे लो प्रेशर हो जाएगा, और जब मकर पे रहेंगे तो वहां पर लो प्रेशर बनेगा और कर्क रेखा पर हाई प्रेशर बन जाएगा। यही बात है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पहला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? बिल्कुल बताइए भाई, दो तिथियां हो जाएंगी, एक हो जाएगा 21 मार्च की तिथि आपको जानते हैं, और एक होता है 23 सितंबर की तिथि। क्यों? क्योंकि एक देखिए ग्लोब में ऐसा होता है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ से सूरज क्या होता है 23.5 डिग्री उत्तर जाता है, 23.5 दक्षिण जाता है। जब इधर से इधर को जाता है तो 21 मार्च को जाता है, ठीक है, यहाँ पहुँचता है कर्क रेखा पर। और जब इधर से घूम के आता है, इधर का मतलब जब कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ, कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ जब जाता है दोस्तों, तो 23 सितंबर को यहाँ पहुँचता है, 23 सितंबर को, तो ठीक है। तो ये तिथियाँ थोड़ी ध्यान रखिएगा। तो इसमें आसपास की जो तिथि दिया हो, जून होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। कहाँ पर पूछ रहा है कि दिन रात बराबर होते, किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो जब कर्क रेखा पर चमकेगा तभी हर जगह पे दिन रात बराबर होंगे दोस्तों। तो कर्क रेखा पर सितंबर आ रहा है, तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा कि सितंबर जो है 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात हो जाएगा, 23 सितंबर हो जाएगा। और अगर 23 सितंबर की जगह पर 21 मार्च दिया होता तो वो भी करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे 21 फरवरी दे रहा है, गलत है, 22 दिसंबर ये भी गलत है, क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ होगा? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर, विषुवत रेखा पर। तो जरा बताइए भैया कहाँ पर होगा? देखो 12 घंटे का दिन हमेशा कहाँ पर होता है, एक आंख मूंद करके समझ लो दिमाग में, हमेशा 0 डिग्री देशांत अक्षांश रेखा पर 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होगी। बाकी अगर मान लो कर्क रेखा पर चमकेगा ना दोस्तों, तो वहाँ पर 14 घंटे का दिन हो जाएगा, रात छोटी हो जाएगी। तो कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय, कर्क संक्रांति का मतलब हो गया यानी कि जो वहाँ पर सूरज चमकेगा 23 सितंबर की 21 जून की बात हो रही है, ठीक है। 21 जून को कर्क संक्रांति होती है, 21 जून को जब रहेगा तो 12 घंटे का दिन कहाँ होगा? तो विषुवत रेखा पर होगा। बिल्कुल समझ लीजिए, कहीं पर भी हो, अगर यही मकर संक्रांति होता तब भी विषुवत रेखा पर भी 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी। हमेशा कहीं भी सूर्य रहेगा 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात विषुवत रेखा पर ही होगी, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। और आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन जब बड़ा होगा दक्षिण में तो सबसे छोटा होगा यहाँ पर। कब होगा? 22 दिसंबर का तिथि आ जाएगा आपका, ठीक है। कौन सी डेट आ जाएगी आपकी? 22 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि सूरज भगवान यहाँ कर्क रेखा से उठ करके मकर रेखा पर पहुँच गए हैं, तो जब सबसे ज़्यादा दक्षिणतम हिस्से में रहेंगे तो सबसे छोटा दिन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे जिस दिन यहाँ पर देखिए, जैसे 22 दिसंबर को यहाँ सबसे बड़ा होता है तो सबसे छोटा होगा यहाँ पर 22 दिसंबर में, और 21 जून को सबसे बड़ा यहाँ होता है तो सबसे छोटा यहाँ होगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल अपोजिट की स्थिति में। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह से दोस्तों आज का हम लोगों का 40 क्वेश्चन का समाप्त हो गया सेगमेंट। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसके लिए थोड़ा सा खेद चाहेंगे, कृपया करके अच्छे से देखिए और खूब इंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।